अब यात्रा कन्याकुमारी से हरियाणा तक पहुंची है और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत लोगों से हम मिले और देश के दिल में जो है वो डायरेक्टली सुनने को मिला है हम सबको। हरियाणा में आपने रिस्पांस देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस है, एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक रिस्पांस है। शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा कि देखिए केरला में जो रिस्पांस मिलेगा, जो केरला में रिस्पांस मिला वो कर्नाटक में नहीं मिलेगा, बीजेपी के स्टेट में नहीं मिलेगा। पता लगा कर्नाटक में केरला से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा कि भाई साउथ में मिला है, अब जब हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो रिस्पांस नहीं होगा, महाराष्ट्र में साउथ से भी अच्छा। और फिर जब हम हिंदी बेल्ट में जा रहे थे कहते हैं हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र में रिस्पांस अच्छा, हिंदी बेल्ट में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में देखा और भी इम्प्रूवमेंट। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इम्प्रूवमेंट। मतलब जहाँ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पांस इम्प्रूव करता जा रहा है। तो मैं हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से, माताएं बहनों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी शक्ति दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पे लोगों ने, किसानों ने हमें हरियाणा की सच्चाई बताई, सड़कों पे हम चले हैं वो भी हमने देखा। तो रियलिटी हमारे और आपके सामने है। ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज़ सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कंसंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3, 4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है,
वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा के भी। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा। देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट, डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। उसको डायरेक्टली खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं, तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। मगर ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ क्या है? मैं अब 3000 किलोमीटर चला हूं, युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सारे के सारे, मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सब के सपने टूटेंगे। मेरे पास एक बच्ची आई, कहती है मैं आईएएस में जाना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, आईएएस में हर साल कितने लोग जाते हैं? मुझे कहती है 5 लाख लोग जाते हैं। मैंने उससे कहा नहीं बेटा, 5 लाख लोग नहीं जाते हैं, 150 लोग जाते हैं। रोने लग गई। तो ये देश अपने बच्चों से, अपने भविष्य से झूठ बोल रहा है और ये इनका दिल तोड़ेगा। हर रोज इनका दिल टूटता है, इनके सपने टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि जो लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं, उनकी हम मदद नहीं करते हैं, उनकी हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं सोचते। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे
लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है। नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ। नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं, जो सपने पूरे कर सकते हैं, उनको उनकी हत्या हो रही है। तो रोड मैप क्या है? रोड मैप यह है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए। ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं। जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए, उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा, और यहां पे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है, ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। जब हम बीएसपी से लड़ते हैं या टीआरएस से हमारा चुनाव होता है, तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है। मगर अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से आरएसएस ने इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है। उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा 2 तरीके की होती है। धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं। मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है। उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है।
इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। ये जो आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है, डरो मत। ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है। ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है, और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी, और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है ये, उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है। शुक्रिया। हरियाणा का मैं आपको बता देता हूं, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्चुअली काफी हैरान हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि नॉर्दर्न बेल्ट में रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा। नॉर्दर्न बेल्ट में सदर्न बेल्ट से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यूपी में आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में ट्रेमेंडस रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो यहां पॉजिटिव ही होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी विदाउट डाउट। मगर मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार आएगी। और मैं उस बात को गारंटी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो। मुझे उसमें इंटरेस्ट है। जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है।
हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है? क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है, जो आप कहते रहते हो, तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी।